नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ बहुत ही कमाल के कंटेंट के बारे में। आज बात करेंगे जो टेबल 6 और टेबल 8 के अंदर जीएसटी 9 में डिफरेंस आता है, उसको कैसे सॉल्व करें, ये आज मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से सर्विस में जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे और एनुअल रिटर्न में जाएंगे। एनुअल रिटर्न में जाने के बाद फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लिया, फाइनेंशियल ईयर 23-24 पे आ गए। अब यहाँ से आपको दिखेगा फॉर्म जीएसटी 9, प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करके फॉर्म पे आ जाता हूँ मैं। जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है टेबल 6 के अंदर जो डिफरेंस बन रहा है उससे रिलेटेड, कि सर मेरा टेबल 6 में डिफरेंस बन रहा है, मैं क्या करूँ। देखो डिफरेंस का बनता है, यहाँ बनता है डिफरेंस, ये जो डिफरेंस बन रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो कई लोग क्या करते हैं, अपने बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा फिल करते हैं जो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में है, आईटीसी की डिटेल्स, जिसकी वजह से डिफरेंस बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी आईटीसी आपने अवेल्ड किया, मतलब कि अप्रैल 24 से लेके अप्रैल 23 से लेके मार्च 24 तक की जो भी 3B फाइल करी उसके अंदर जितना जितना आपने आईटीसी क्लेम किया, केवल उसी की डिटेल देनी है। और यहाँ पे आईटीसी का वाइफरकेशन देना है। ये वाला टेबल केवल आईटीसी का वाइफरकेशन देने का है कि आपका इनपुट का कितना है, कैपिटल गुड्स का कितना है, इनपुट सर्विस का कितना का है। इन्वेंट सप्लाई आपने जो रिसीव करी है रजिस्टर्ड पर्सन से, आरसीएम में भी आपको वो वाइफरकेशन देना होता है कि आईटीसी इनपुट का कितना है, कैपिटल गुड्स का कितना है और इनपुट सर्विस का कितना है। इसी प्रकार से कोई इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का है, आईएसडी का क्रेडिट है, कोई अमाउंट रिक्लेम किया है, ठीक है, पहले रिवर्स किया था उसको, बाद में रिक्लेम किया है, उसकी डिटेल देनी होती है यहाँ पे। तो अगर आप इस तरह की डिटेल नहीं देते हो तो डिफरेंस बनता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस है, तो मुझे क्या करना है, केवल जो आईटीसी मैंने 3B में लिया, ये 3B के अंदर आईटीसी है, किस कौन से वाले कॉलम का है, टेबल 4A का है। ध्यान रखना 3B के अंदर कौन कौन सी कॉलम्स होती हैं मैं आपको दिखाता हूँ। 3B भी निकाल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए ईजीली। 3B में जो कॉलम्स होती हैं आईटीसी की, एक तो क्लेम की होती है, एक रिवर्सल की भी होती है, दो तरह की कॉलम होती है। तो टेबल 4 में अगर आप देखोगे, ये देखो ये है टेबल 4, ये रहा एलिजिबल आईटीसी। टेबल 4 का पहला पार्ट में ये एलिजिबल आईटीसी आ गया 4A के अंदर, टोटल एलिजिबल आईटीसी। सेकंड पे आओगे, ये जितना हमने 4A5 में क्लेम किया ये आया, वो ऊपर चला गया टेबल 4A में, ये टोटल आईटीसी देख सकते 15,419, 256,936, यही सेम यहाँ है 15,419, ये ऊपर जाता है 4A में टोटल होके 5 का। फिर इसका पार्ट भी होता है टेबल 4 का, पार्ट बी में आईटीसी को रिवर्स करते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी आप रिवर्सल करोगे, चाहे ब्लॉक क्रेडिट का है, रूल 3842 का है, वो आपकी डिटेल यहाँ आएगी और अदर रिवर्सल की डिटेल यहाँ आती है। तो कई बार क्या होता है जीएसटी 9 में, जैसे कि टेबल 6 में आप रिपोर्टिंग क्या कर रहे हो, जो 3B उठ के आ रहा है वो टेबल 4A का आता है, मतलब ग्रोज अमाउंट उठ के आता है, उसमें से रिवर्सल नहीं आता, ठीक है। अब ये वाला जो कॉलम है, इस वाले कॉलम में जो करंट में 3B फाइल कर रहे हैं, इसमें क्रेडिट नोट लेस होके आ रहा है, क्योंकि ये डाटा 2B से उठ के आता है और 2B में जो भी क्रेडिट नोट होता है अब लेस होके यहीं पे नेट वैल्यू बन के आ जाती है। ये 5 वाले कॉलम में नेट वैल्यू बन के आ जाती है, यहीं पे क्रेडिट नोट लेस होके नेट वैल्यू बन के आती है, ग्रोज नहीं। ग्रोज और नेट में समझो क्या फर्क है, ग्रोज का मतलब हो गया रिवर्सल से पहले वाली वैल्यू और नेट का मतलब हो गया रिवर्सल बाद वाली वैल्यू। तो रिवर्सल किस प्रकार का 2B में होता है, B2B इनवॉइस होते हैं और क्रेडिट नोट होता है, तो वो लेस करके नेट वैल्यू निकालता है, तो नेट वैल्यू 5 में आता है। इसके अलावा जो भी नेट वैल्यू आ रही है उसमें से आप चेक करते हो, बिलों को रिकनसाइल करते हो, पता लगता है कि कोई इनवॉइस ऐसा है जो कि ब्लॉक क्रेडिट का है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का है, तो उसको उस कॉलम में लिखते हो। या फिर आपको पता लगता है कि रूल 38 का है, 42 का है, 53 का है, ठीक है, कोई कॉमन क्रेडिट का है, तो उसका आप रिवर्सल करते हो, तो उसकी डिटेल यहाँ जाती है। ये रिवर्सल आप खुद से करते हो। अब करंट में ये हो रहा है, पहले क्या होता था कि क्रेडिट नोट की डिटेल्स रिवर्सल वाले अदर वाले में आती थी, लेकिन अब 3B के अंदर चेंजेस है। पिछले साल भी कुछ ऐसा हुआ है, कहीं पे वैल्यू रिवर्सल की आ रही है, कहीं पे नेट वैल्यू आ रही है। तो जहाँ जहाँ नेट वैल्यू आ रही है आईटीसी क्रेडिट नोट लेस होने के बाद, उस महीने तो आपका डिफरेंस नहीं बनेगा, लेकिन जिस महीने आपका ग्रोज अमाउंट आ रहा है, क्रेडिट नोट अलग से आ रहा है, तो उस महीने में आपका डिफरेंस बन सकता है। बेसिकली अभी टेबल नंबर 6 में डिफरेंस होने का रीज़न क्या हुआ, ये जो वैल्यू है इसमें ये 4A से 3B का उठ के आता है, तो आपको 3B में ये चेक करना होगा कि ये वैल्यू क्या क्रेडिट नोट लेस होके आ रही है। अगर क्रेडिट नोट लेस होके आ रही है तब तो ठीक है, और क्रेडिट नोट लेस होके नहीं है, रिवर्सल की डिटेल अलग है, तो उसकी डिटेल्स टेबल 7 में जाएगी, ठीक है।
आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जितनी वैल्यू ऊपर है वही सेम आपको यहाँ रिपोर्ट करनी है। कई बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू ज़्यादा होती है और कम होती है, तो उसका आपको रिकन्सिलेशन बनाना है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में ज़्यादा है तो क्या आपने उस आईटीसी का क्लेम कहीं अगले मंथ की या नेक्स्ट ईयर की 3B में तो नहीं किया। अगर नेक्स्ट ईयर की 3B में किया है तो उसकी रिपोर्टिंग आगे जाएगी, जो कि टेबल 8C में होता है, मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने कहीं कम क्लेम किया या बुक्स के अंदर कम है लेकिन 3B के अंदर ज़्यादा क्लेम कर लिया, क्योंकि बुक्स के साथ आपको इसका रिकन्सिलेशन बना के चलना है। आपने अगर बुक्स में आपके पास कम आईटीसी है, 3B में ज़्यादा क्लेम कर लिया, तो उसका एक रिकन्सिलेशन बनाइए, क्यों ज़्यादा क्लेम कर लिया। ऐसा तो नहीं कि पिछले ईयर का आईटीसी था जो इस साल क्लेम कर लिया। अगर कोई ऐसा आईटीसी है जो पिछले साल का था और इस साल के अंदर 3B में आपने किया, तो उस आईटीसी का आपको एक रिकन्सिलेशन बना के रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे बाइफरकेशन उतना ही देंगे जितना ऊपर आ रहा है। ये नहीं कि बुक्स में कम आ रहा है तो कम दे दूँ, नहीं, जितना ऊपर आ रहा है उतना ही बाइफरकेशन दीजिए आप। लेकिन इसका एक रिकन्सिलेशन बना कर रखिए कि मेरी भाई करंट मंथ के अंदर, करंट मंथ की जो 3B है या करंट ईयर की जो 3B है, उसके अंदर पिछले साल का भी आईटीसी क्लेम है। वो वाला जो डिफरेंस है वो आपका टेबल 8A में बनाएगा। अगर पिछले साल का कोई है तो रिकन्सिलेशन बना के रखो कि मेरे इतने 10 इनवॉइस है और 10 इनवॉइस का आईटीसी पिछले साल का था, वो मैंने करंट मंथ की 3B में लिया है, तो उसका आप एक अलग से एक्सेल पर रिकन्सिलेशन बना के रखो। यहाँ पे रिपोर्टिंग किसकी करनी है, केवल जो ऊपर आ रहा है ऑटो पॉपुलेटेड होके सेम वैल्यू की यहाँ पे बाइफरकेशन देनी है। जैसे कि मैं दे रहा हूँ यहाँ पे सारा का सारा मेरा इनपुट से रिलेटेड है, कैपिटल गुड्स का इसके अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ से दे दिया मैंने। .77 है, ठीक है। ये अब यहाँ नीचे देखोगे जो डिफरेंस वाला कॉलम था, ये यहाँ डिफरेंस मेरा 0 हो गया, ये टोटल आईटीसी मेरा एलिजिबल हो गया क्लेम के लिए। इसको मैं सेव करूँगा, ओके करूँगा, बैक कर दूंगा। टेबल 6 में ये रिपोर्ट कर दिया। टेबल नंबर 7 की बात करते हैं। तो अगर 3B में आपका कोई रिवर्जल रहता है जो कि टेबल 4 के अंदर, 4 के B वाले कॉलम में आपने दिखा रखा है, चाहे वो ब्लॉक क्रेडिट का है या अदर रिवर्जल का है, तो उसकी डिटेल GSTN 9 के 7 नंबर, टेबल नंबर 7 में देंगे ड्यूरिंग द ईयर आपने किया है तो। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है तो टेबल नंबर 12, 13 और 10, 11 वाली जो टेबल है उसके अंदर जाएगी। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि सेम फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने क्रेडिट नोट की वैल्यू दिखा रखी है, ब्लॉक क्रेडिट का रिवर्जल है यहाँ रिपोर्ट कर रखा है, उसकी डिटेल आप यहाँ दोगे। अगर यहाँ वैल्यू आएगी तो, क्योंकि करंट ईयर की 3B है और यहाँ वैल्यू आ रही है 4B के अंदर, तभी आप इसको यहाँ पे रिपोर्ट करो। अगर यहाँ वैल्यू नहीं आ रही है तो मत रिपोर्ट करो। और आपने अगर रिवर्जल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिया तो उसको बताऊंगा कहाँ देना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे तो कोई रिवर्जल है नहीं, मान लीजिए आपने कोई रिवर्जल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिया है, तो उसके लिए एक स्पेशल टेबल है जो कि 10, 11, 12, 13, यहाँ बोलते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन पिछले साल का आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड का मतलब हो गया 30 नवंबर तक। अगर आपने किया है पिछले साल का करंट फाइनेंशियल ईयर में 30 नवंबर तक क्या क्या किया है, अगर आपने आईटीसी रिवर्जल किया है तो उसकी डिटेल देनी होगी। यानी पिछले साल का जो आईटीसी था मैंने करंट ईयर की 3B के अंदर 30 नवंबर से पहले कर दी है, तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ मैं दूंगा। या फिर पिछले साल का कोई आईटीसी था वो करंट ईयर की 3B मैंने उसका क्लेम किया है, तो उसकी रिपोर्टिंग मैं यहाँ दूंगा। ठीक है, अब टेबल नंबर 8 की बात करते हैं, जो टेबल नंबर 8 में डिफरेंस बनाता है। तो देखो 2B के अंदर मेरा इतना आया, 3B में मैंने इतना क्लेम किया, तो जो 2B में आया वो 3B में क्लेम किया, क्योंकि 3B 2B के अकॉर्डिंग फाइल होता है। तो मेरा यहाँ पे आप अगर देखोगे आप तो केवल 77 पैसे का फ़र्क है। वो भी मैंने 77 पैसे राउंड ऑफ में लिखा था, एक बार देख लेता हूँ, शायद वो वैल्यू नहीं आई बन के 77 पैसे की। एक बार फिर से मैं कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं। 77 पैसे आ गया। अभी टेबल 8A में आएंगे, ये 8A यहाँ पे आ गया इनवॉइस, और 3B में ये लिया मैंने। और अगर आपको टेबल 8A के बिलों को रिकनसाइल करना है तो यहाँ से डाउनलोड जाता है, एक्सेल में शीट डाउनलोड करके एक एक बिल मैच कर लेना। अभी यहाँ देखो 3B और टेबल 8A का जो डाटा है वो बिल्कुल मैच है, डिफरेंस मेरा 0 है। अगर आपका यहाँ पे डिफरेंस बन रहा है तो आपको रीज़न देखना होगा। डिफरेंस किन किन कारणों की वजह से बन सकता है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, अगर 2B का डाटा आया आपके 3B में और आप उसको मैनिपुलेट कर दिए, ओवरराइड कर दिए, जितना डाटा था उतना आपने क्लेम नहीं किया या कम क्लेम किया या रिवर्जल किया,
तो उसकी वजह से आपके यहाँ डिफरेंस बनेगा, तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी कि डिफरेंस क्यों बना है, इसका एक रिकन्सिलेशन बना के रखना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि आपने पिछले साल का आईटीसी कुछ इस करंट ईयर के 3B में क्लेम किया, तो उसके वजह से डिफरेंस बन सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि पिछले साल करंट ईयर का 23-24 का आईटीसी आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करोगे तो क्या होगा, डिफरेंस तो नहीं बनेगा, लेकिन आप उसको रिपोर्टिंग याद करेंगे, क्योंकि 3B आप 2B के अकॉर्डिंग फाइल कर रहे हो। तो जो मैंने क्लेम पिछले साल का इस साल कर लिया, मैंने उस साल की रिटर्न में नहीं किया, लेकिन उस साल के 2B में वो इनवॉइस आ रहा था, उसके वजह से मेरा डिफरेंस बन रहा है। मान लीजिए कि 15,419 जो है मेरी 2B में आ रहा है और मैंने यहाँ पे 10,500 क्लेम किया, तो जो बैलेंस अमाउंट होगा वो मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया, तो बैलेंस अमाउंट का यहाँ डिफरेंस बनेगा। तो बैलेंस अमाउंट की डिटेल आपको टेबल 8C में देनी है कि भाई जो 23-24 का था वो 24-25 में क्लेम किया, ठीक है। तो 23-24 का आईटीसी अगर आपने 24-25 की 3B में क्लेम किया है और आपका यहाँ डिफरेंस बन रहा है, तो उसकी डिटेल आप टेबल 8C में देंगे। और अगर आपका डिफरेंस नहीं बन रहा है, जितना आईटीसी 2B में आया उतना क्लेम कर लिया, हो सकता है कि 24-25 के अंदर 2B में वो बिल आए होंगे 23-24 का, तो आपने उस समय क्लेम कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 2B में आया तो मैं उसकी डिटेल यहाँ पे दे दूँ। अगर आप उसकी डिटेल यहाँ देते हो तो एक डिफरेंस बना कर रखेगा कि 23-24 का आईटीसी का क्लेम अगर आपने 24-25 में किया, अगर आप उस आईटीसी की रिपोर्टिंग करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस बना कर रखेगा। तो ऐसे में आपको उसका एक रिकन्सिलेशन बना कर रखना पड़ेगा, और अगर आप उसकी रिपोर्टिंग यहाँ करोगे तो वहाँ डिफरेंस रहेगा, तो आप रिकन्सिलेशन बना कर रख सकते हो, और नहीं करोगे तो यहाँ डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट जब GST 9 करोगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 24-25 का, तो उसमें भी सेम आपको वही करना है, जितना आ रहा उतना रिपोर्ट कर दो। और अगर आप उसमें ऐड लेस करते हो तो हर साल आपका डिफरेंस बनेगा, और फिर हर साल आपको एक रिकन्सिलेशन बना कर रखनी होगी। इस वजह से आपके पास नोटिस आने के चांसेस है, क्योंकि ऑफिसर ये नहीं देखते कि भाई किस वजह से डिफरेंस बन रहा है, वो तो ये देखते डिफरेंस बन रहा है सीधा नोटिस दे देते हैं, समझ गए। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि अगर आपने 23-24 का आईटीसी 24-25 की 3B में क्लेम किया और 24-25 की 2B में वो आ रहा था, तो उसकी रिपोर्टिंग अगर आप यहाँ करते हो तो डिफरेंस बनेगा तो नोटिस आएगा। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि इसकी रिपोर्टिंग यहाँ ना करके आगे वाले टेबल में कर दो। ये वाला टेबल मैं आपको दिखाता हूँ, ये 8C में ना करके यहाँ कर दो, क्योंकि यहाँ जब आप करोगे तो यहाँ डिफरेंस नहीं बनेगा, ठीक है। आपने पिछले साल का कोई भी आईटीसी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया तो केवल आप 13 नंबर में रिपोर्ट कर दो। 8C में करोगे तो फिर वो डिफरेंस बना कर रखेगा टेबल 8A का, यहाँ पे डिफरेंस बना कर रखेगा, जिसकी वजह से आपके पास नोटिस आ सकता है, ठीक है। और अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो डिफरेंस 0-0 रहेगा, और उसकी रिपोर्टिंग 13 नंबर टेबल में कर दोगे खाली, तो भी आपका डिफरेंस 0-0 रहेगा और नोटिस आने के चांसेस कम हो जाते हैं, समझ गए। तो इस प्रकार से आपका टेबल 8A के डिफरेंस को रिजॉल्व करना है। कई बार ये भी होता है कि पिछले साल का आईटीसी करंट ईयर की 3B के अंदर क्लेम कर लेते हैं, उसकी वजह से भी डिफरेंस बनता है। तो ऐसा अगर डिफरेंस बन रहा है आपका यहाँ पे, तो उसकी एक रिकन्सिलेशन प्रॉपर बना के रखनी पड़ेगी, ताकि फ्यूचर में कभी नोटिस है तो उसका आप रिप्लाई दे सके। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको टेबल 6 और टेबल 8A के डिफरेंस को रिजॉल्व करना है GSTR 9 को फाइल करते वक्त। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।